चलिए, सो वेलकम बैक एवरीवन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि मैं कहूँगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बीइंग कि जब आप एग्जीक्यूटिव में जाएंगे और प्रोफेशनल में जाएंगे, या फिर आगे जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके होंगे, तो ये एक ऐसा सेगमेंट होगा जिसमें कि आपको रेगुलरली क्या करना होगा, डील करना होगा। ठीक है, इससे क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम जो है वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है, उसके बेसिक्स की यहाँ पे पहले हम बात करेंगे और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज जो कि आपके कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होती हैं, डील करी जाती है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो बहुत ध्यान से सबसे पहले तो एक बात आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर सिंपल तरीके से मैं बात करता हूं किसके बारे में, मार्केट के बारे में। ठीक है, तो मार्केट जो आपका होता है, कौन से वाला मार्केट? फाइनेंशियल वाला मार्केट। फाइनेंस मतलब जहां पे पैसा जुड़ा हुआ होता है, उस मार्केट की बात अगर आप करते हैं, तो ये मार्केट आपका जो है वो कुल मिला के दो टाइप का होता है। एक आपका होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, मनी मार्केट। कौन सा मार्केट? मनी मार्केट। और दूसरा जो होता है उसको आप नाम देते हैं कौन सा मार्केट? कैपिटल वाला मार्केट। ठीक है सर, अगर मैं सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में बात करूं तो यहां पे एक्चुअल में कुछ शॉर्ट टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड जो मीडियम टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें डील किया जाता है। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, जिनको देके पैसा जो है उसको रेज किया जाता है और बाद में कभी भी अगर पैसा वापस चुकता करना पड़े तो उसको दे दिया जाता है। यूजुअली अगर मैं यहाँ पे इन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिससे कि राइट या फिर लायबिलिटी जो है उसको क्रिएट किया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि सर ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी वैलिडिटी की बात अगर आप करोगे, इनके टेन्योर की बात अगर आप करोगे, तो ये 1 दिन से लेके 14 या फिर मैक्सिमम 90 डेज तक का हो सकता है। बस इतना ही पीरियड का ये रहता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये किसके बारे में बात हो गई? मनी मार्केट के बारे में। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर आप करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल एक आपका होता है जिसको नाम क्या दिया जाता है, कमर्शियल बिल्स। ठीक है, और या फिर कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स, और या फिर देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, टी बिल्स। टी बिल्स आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ट्रेजरी बिल्स, जो कि आपका आरबीआई जो है वो इशू करता है और उसमें अगर डील किया जाता है तो वो भी इसी कैटेगरी में काउंट किया जाए। लेकिन जब आप बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, तो कैपिटल मार्केट में बेसिकली हम जो डील करते हैं वो करते हैं इनटू द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। किस में डील करते हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में हम यहां पे डील करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें भी एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैपिटल मार्केट आपका जो होता है वो बेसिकली फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक आपका हो गया जिसे नाम क्या दिया जाता है, प्राइमरी मार्केट। क्या नाम देंगे इसको अपन? प्राइमरी मार्केट कहेंगे। और दूसरा जो है इसको यहां पे नाम दिया जाता है क्या, सेकेंडरी मार्केट। कौन सा मार्केट? सेकेंडरी वाला मार्केट। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने क्या बोला कि यहां पे सिक्योरिटीज को, कौन से वाले सिक्योरिटीज? लॉन्ग टर्म वाली जो सिक्योरिटीज है उनको यहां पे इशू किया जाता है। और जिन जिन कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो इन सिक्योरिटीज को इशू करके जितना पैसा उनको चाहिए होता है उतना पैसा क्या कर लेते हैं, यहां पे रेज कर लेते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, लेकिन सिक्योरिटीज कौन सी हो सकती है सर? यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे आपके इक्विटी वाले शेयर्स हो सकते हैं। कौन से शेयर्स? इक्विटी वाले शेयर्स हो सकते हैं। या फिर इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि कौन से शेयर्स रहें, प्रेफरेंस वाले शेयर्स रहें। ठीक है, और या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा एक और चीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिबेंचर्स। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो अपन जरूर करने वाले हैं आगे चल के। लेकिन एक और चीज अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो आप इसको नाम दे सकते हैं क्या, बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड वगैरह जो है वो इशू किया जाता है, वो जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहे। एक सिक्योरिटी होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इशू करके पैसे को रेज किया जा सकता है, उसकी बात यहां पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर पैसे को रेज करने की बात करते हैं या फिर कैपिटल मार्केट में पैसे को रेज करने की बात करते हैं, तो जिन सिक्योरिटीज को यहां पे इशू किया जाता है वो इनमें से कोई एक रहेगी।
ठीक है। हालांकि आगे चल के आपको और काफी सारे टाइप जो है वो भी पढ़ने को मिलेंगे, बट अगर प्राइमा फेसी बात करूं, मोटा मोटी हिसाब किताब में बात करूं, तो आपको ये वाली सिक्योरिटीज जो है वो आपको यहां पे मिलेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। लेकिन अब आपका सवाल यहां पे आएगा कि सर ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, अगर इन दोनों की बात की जाए तो दोनों में फर्क क्या होता है? तो बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब। अगर मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो इसका मतलब होता है दैट when any company, any company or when any company or other body corporate, ठीक है, एनी कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट इशू इट्स सिक्योरिटीज, क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है टू पब्लिक और अदर पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये कहां पे किया जाएगा? ये आपका होता है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और इस मार्केट में अगर आप बात करेंगे तो आपकी जो कंपनी है और जो शेयर होल्डर्स हैं, जो आगे चल के शेयर होल्डर्स बनने वाले हैं, वो डायरेक्टली वहां पे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको देके चलता हूं, आपने शायद कभी बीच में सुना होगा कि आपकी जो कंपनी है जिसका नाम है जियो, काफी फेमस कंपनी ये है, ठीक है। अब ये जियो कंपनी जो है वो ये चाहती है कि उसको और पैसा रेज करना ताकि मार्केट में अच्छा काम जो है वो कर सके। तो जियो कंपनी क्या करेगी? जियो कंपनी आईपीओ लेके आएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, शेयर्स का, जिसको अगर आप चाहें, कौन चाहे? आप कौन है? पब्लिक का ही एक पार्ट है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जियो कंपनी के पास में अपना एप्लीकेशन जो है वो दे देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शन जो है वो दिए जाएंगे, जिसके बारे में अपन एग्जीक्यूटिव में पढ़ेंगे जब हम कंपनी लॉ के बारे में इन डेप्थ स्टडी वहां पे जाके करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन यहां पे देना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है जिसके लिए कंपनी यहां पे शेयर्स इशू करने की बात कर रही है, वो क्या है? पैसा। कंपनी को पैसा जो है वो भी आपको देना पड़ेगा, और बदले में ये वाली कंपनी क्या करेगी? ये वाली कंपनी आपको सीधे तरीके से जितने रुपए के आपने शेयर्स लेने के बारे में सोचा है वो शेयर्स आपको अलॉट कर देगी। अब मान लीजिए कि आपने यहां पे सोचा कि मैं कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पे एक शेयर की कीमत जो आपको पे करनी पड़ी वो कितनी थी? 10 रुपए पर शेयर। तो ऐसे हिसाब में क्या मैं कह सकता हूं कि आपने कुल मिला के ₹10,000 का खर्चा यहां पे किया होगा, और आपने क्या कर लिया? जियो नाम की कंपनी के 1000 शेयर जो है उसको परचेज कर लिया। कहां से किए? सर कंपनी से किया। डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ क्या? हाँ सर डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, सीधा कंपनी ने शेयर्स को इशू किया और मेरे पास में क्या हो गए? शेयर्स आ गए। अब ये बात ध्यान दीजिएगा कि आज आपके पास में ये 1000 शेयर्स हैं, इसका मालिक कौन है? फिलहाल आप हो मालिक। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि वो 1000 शेयर्स के लिए यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी? जियो कंपनी के आप क्या हैं? आप मालिक है। क्या बात कर रहे हो सर? सही में? हाँ बिल्कुल। अगर आपके पास में 1000 शेयर्स हैं तो जियो कंपनी का जो 1000 शेयर है उसके मालिक कौन है? आप है। यू आर द ओनर। कंप्लीट ओनर नहीं है तो क्या हुआ, बट 1000 शेयर्स के तो ओनर है कम से कम। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन सर एक सेकेंड, आपको सडनली कभी तो भी आगे चल के पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट आ गई। बोले मेरे पास में अभी फिलहाल के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, करके मैंने जियो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, लेकिन मुझे सडनली क्या हो गया? मुझे सडनली पैसों की रिक्वायरमेंट जो है वो आ गई। अब मैं ये चाहता हूं कि ये शेयर मेरे कोई परचेज कर ले और बदले में मुझे क्या दे दे? पैसा दे दे। आप चले गए कंपनी के पास में, कंपनी को जाके आपने कहा सर ये आपके शेयर्स वापस ले लो, मुझे प्लीज मेरा पैसा जो है वो दे दो। क्या कंपनी ऐसा करेगी? कंपनी आपसे क्या कहेगी? अरे सर हमको ना बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आपसे ये पैसा चाहिए था, इसीलिए तो हमने शेयर्स को इशू किया।
एक बार आपने कंपनी को जो पैसा दे दिया ना, उस पैसे को आप भूल जाइए, कंपनी आपको वापस पैसा देने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको 1000 शेयर्स के लिए क्या बना दिया? ओनर बना दिया। और जब आप कंपनी के ओनर बन चुके हैं, मतलब अगर आपके पास में इक्विटी शेयर्स आ चुके हैं, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप यहां कंपनी में रिस्क के भी हकदार बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। बोले सर बात तो सही है, लेकिन पंगा ये है कि अभी मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं? तो अब ये ध्यान दीजिए कि ऐसे केस में आपके पास मसीहा बनके कौन आता है? सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं तो बेसिकली हमारी कंट्री में, एक किसी भी कंट्री की बात आप कर लीजिए, बाकायदा एक एक्सचेंज बनाया गया है जिसका नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर आप पुराने जमाने की बात करो, जिस टाइम पे हमारी कंट्री ब्रिटिश की गुलाम हुआ करती थी, उस टाइम पे भी हमारी कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। एक था कोलकाता का, पुराने जमाने की बात अगर मैं करूं तो कैलकाटा नाम यूज हुआ करता था, और दूसरा था बॉम्बे, जो कि आज क्या कहलाता है? मुंबई। वो 2 जगह का, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर किसी कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है, आपके पास में वो शेयर्स है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो भाई साहब मार्केट में जाओ। कहां जाओ? स्टॉक एक्सचेंज में जाओ। वहां जाके आपको ये पता चलेगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जो जियो कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम जब कंपनी ने आईपीओ लेके आया था, वो शेयर्स लेने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, पर अब वो लेना चाहते हैं। तो ऐसे केस में ये स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहो तो बिना कंपनी को इन्वॉल्व किए किसी भी तीसरे बंदे को अपने शेयर्स जो है उसको बेच सकते हैं, और सामने वाला बंदा आपसे यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स को क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो 1000 शेयर्स हैं ये आज पहली बार इश्यू हो रहे हैं क्या? नहीं साहब, कंपनी इसको ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है। ये अब सेकेंड हैंड गुड्स बन चुके हैं, जिनको मार्केट में क्या किया जा रहा है? आपस में लोग ट्रेड करते बैठ रहे हैं। ये आपको समझ में आया? तो इसे कहते हैं कौन सा मार्केट बेटा? सेकेंडरी वाला मार्केट, जो कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। अब ये ध्यान से, इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो कह सकते हैं अ प्लेस वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज of any company can be traded। ठीक है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज जो है उनको क्या किया जा सकता है? उनको यहां पे ट्रेड किया जा सकता है, उनको यहां पे डील जो है वो किया जा सकता है बिटवीन एनी ऑफ द पीपल, राइट। इसे कहा जाता है क्या? सेकेंडरी मार्केट और द स्टॉक मार्केट। अब भाई साहब अगर मैं ये सेकेंडरी और स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यहां आपको देखिए बकायदा पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है कि कैसे क्या हमारी कंट्री के अंदर स्टॉक मार्केट नाम की जो चीज है वो कैसे आगे बढ़ी, उसका इवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ। तो बहुत ध्यान से भाई साहब कि अगर आप हमारी कंट्री में कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो इसका जो हिस्ट्री है वो 18th सेंचुरी से चल रही है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, और उसके सिक्योरिटीज जो है वो क्या होते थे? हमारी कंट्री में ट्रेड किए जाते थे। एंड अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग वाज अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ करता था, ऐसे नॉर्मली होता था। एंड मेन ट्रेडिंग सेंटर जो थे, एक तो बॉम्बे में था और दूसरा कहाँ था? कलकत्ता में था। 2 ही जगह होता था। ठीक है साहब। नाउ इन दोनों में से बॉम्बे वाज द चीफ ट्रेडिंग सेंटर। बॉम्बे वाला जो था वो सबसे मेन था, कोलकाता वाला उतना मेन नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो आज BSE कहलाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, और इंडिया में उसका रिकॉग्निशन है। जबकि आप कोलकाता वाले की बात करोगे तो आज भी वो भी है, बट उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। आज अगर आप लिस्टेड वाले मतलब प्रॉपर वाले स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो 2 ही है, एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। गॉट इट? डन। ठीक है साहब। चीफ ट्रेडिंग सेंटर वेयर इन द बैंक शेयर, पुराने जमाने में अगर आप बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो बैंक हुआ करते थे उनके जो शेयर्स थे उनका ही ट्रेडिंग किया जाता था पुराने जमाने के अंदर। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर जो 1860 से लेके 1861 तक चला, वो टाइम पे बॉम्बे वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर कॉटन, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई ये टाइम पीरियड में। एंड उसकी वजह से जो शेयर्स प्राइस थे उसमें क्या हुआ? बहुत बूम आया।
शेयर प्राइस बहुत ज्यादा क्या हो गए, वहां पे बढ़ गए। नाउ दिस बूम, द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मार्केट, लास्टेड फॉर हाफ अ डिकेड, 50 साल के आसपास तक, नहीं हाफ अ डिकेड, 50 साल के आसपास तक रहा। ठीक है, यानी कि 1860 से लेकर अगर आप बात करोगे तो तकरीबन लगा लीजिए कब तक की बात है, 19 नहीं उसके पहले की, हाँ 1910 के आसपास तक ये बूम जो है वो रहा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1850। जो कंपनीज वगैरह की बात अपन करते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो कब बनी थी, 1850 में। द बबल बर्स्ट ऑन जुलाई 1st 1865 व्हेन देयर वाज ट्रिमेंडस स्लम इन द शेयर प्राइस। सडनली प्राइस क्या हो गए थे, गिर गए थे बहुत गंदे तरीके से। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो बबल फूलते जा रहा था, फूलते जा रहा था, फूलते जा रहा था, किसका, शेयर मार्केट का, वो क्या हो गया, अचानक से बर्स्ट हो गया। ठीक है सर। नाउ एट दैट टाइम ट्रेडिंग वाज लिमिटेड टू अ डजन ब्रोकर्स, मतलब ब्रोकर वगैरह जो है वो बहुत ही कम हुआ करते थे। और अगर आप उनके ट्रेड करने की प्लेस की बात करो, आज के डेट में अगर आप बात करते हैं तो वैसे घर बैठे बैठे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है। लेकिन अगर आप पुराने जमाने की बात करोगे तो उस टाइम पे बकायदा, जहां पे मुंबई में आज दलाल स्ट्रीट है, वहां एक बनियान ट्री वो आज भी है, वहां पे वो बनियान ट्री जो है वो आज भी है। उसके नीचे जो कि टाउन हॉल इन बॉम्बे में है, वहां पे ट्रेडिंग किया जाता था। ठीक है, नाउ दीज स्टॉक ब्रोकर्स ऑर्गेनाइज्ड एन इनफॉर्मल एसोसिएशन इन 1875, नेटिव शेयर्स एंड द स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। ठीक है, ये बनाया गया। The stock exchange in the Calcutta and Ahmedabad, also industrial and the trading center came up later। मतलब वहां पे भी इसको बनाया गया, कहां पे, कोलकाता में और अहमदाबाद में। ठीक है ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज है, जो पहले क्या हुआ करता था आपका, इट वॉज नेटिव शेयर एंड द स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। वो आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहला रहा है, उसको मई 1927 में रिकॉग्नाइज किया गया इस स्पेसिफिक एक्ट के तहत। बराबर है, कौन से वाला, बॉम्बे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट 1925। हालांकि उसके बाद में आपका सीबी आ गया और ये वाला जो एक्ट है उसको ऑलरेडी क्या कर दिया गया होगा, इग्नोर कर दिया गया होगा, रिपील कर दिया गया होगा। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ इंडिया रिमेन लार्जली इनएक्टिव। अगर आप इंडियन पीपल की बात करें, सब तो हम लोग मार्केट में ज्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं किया करते थे। कब तक, 1970s तक बहुत कम लोग थे जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह करते थे मार्केट के अंदर। ठीक है, नाउ partial liberalization of the economy and pro capital market policies during 1980s, ये सब चीजें जब हुई, they infused some life into the market, but it was only the economic liberalization of 1991 और 90s बोल दीजिए, जो मनमोहन सिंह जी ने किया था। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ था कि इम्पैक्ट जो है वो अच्छा खासा पड़ा और लोगों को मार्केट के बारे में जानकारी जो है वो आने लग गई और अकॉर्डिंगली उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आज की बात अगर आप करोगे तो सेगमेंट ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट आर कंपेरेबल विद काउंटरपार्ट्स इन मेनी ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी। मतलब आज अगर आप इंडियन कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ये मार्केट जो है काफी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में, चाहे आप एफिशिएंसी की बात कर लो जो कि प्राइस डिस्कवरी के बेसिस पे होता है, चाहे आप ट्रेडेबिलिटी की बात कर लो जहां पे ट्रेड जो है मतलब सेल परचेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम के बेसिस पे, चाहे आप रेजिलियंस की बात कर लो। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बेसिस पे हम बहुत सारी कंट्रीज को जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भी स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में भाई साहब आगे अगर आप बात करोगे तो 1997-98 में क्या हुआ, जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 से 9 में आया, एंड फिर जो टेपर टेंट्रम एपिसोड हुआ था 2013 में। बिकॉज ऑफ दैट रीजन काफी मेच्योरिटी वगैरह जो है लोगों की वो बढ़ गई, उनको समझ में आया कि मार्केट में कैसा पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए। आज के डेट की बात अगर आप करोगे तो तकरीबन 40,000 पॉइंट्स को टच कर रहा है आपका स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कुछ साल पहले, यानी कि कुछ साल इन द सेंस कि 90s के आसपास की बात अगर आप करोगे तो ये जीरो से आपका शुरू हुआ था, कहां पहुंच गया, 40,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया। और वेरी 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 बिग अचीवमेंट इट इज, अगर सिंपली यहां पे बात करी जाए तो। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। सो ये क्या रही है, ये हमारे कैपिटल मार्केट की हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये जो मैंने आपको बना के बताया है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से।
इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिक्योरिटीज के बारे में, शेयर्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, देखिए यहां पे आपको ये दिया हुआ है, अगला जो टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये चीज बहुत ही कॉमन वाली है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि पहले इसके बारे में अपन चार्ट से डिस्कस कर ले, ताकि आपको पढ़ने में बोर ना हो और कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब बोले आपकी जो कंपनी होती है ना, उस कंपनी को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, सब पैसे को अगर मैं इंग्लिश में नाम दूं तो इंग्लिश में आप इसको नाम क्या दे सकते हैं, कैपिटल। राइट, अब पॉइंट ये है कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, तो इसके लिए कंपनी के पास में दो तरीके होते हैं पैसे को रेज करने के लिए। क्या? पहला तरीका कि लोगों से पैसा ले लो और उन लोगों को कंपनी का कहीं ना कहीं मालिक बना दो। क्या इश्यू करके? सब बोले इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके। ठीक है, जब इक्विटी शेयर्स को यहां पे इश्यू किया जाता है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि कंपनी में जो पैसा लाया जा रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इक्विटी कैपिटल। ठीक है, और या फिर आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओनर्स फंड। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के जब एग्जीक्यूटिव में आप आएंगे तो बहुत काम आएगी। उस टाइम पे जब मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूंगा तो मेरे को ये मत बोलिएगा कि सर इसका मतलब जो है वो तो मुझे पता ही नहीं है, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। राइट, एग्जीक्यूटिव में आपका जो लेवल है वो अच्छा रहना चाहिए। दैट इज द रीजन कि आज मैं आपको इतने डेप्थ में इस लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ताकि एग्जीक्यूटिव में जब आप आओगे तो आप एक क्या बोलते हैं उसको, एमेच्योर ना रहें, नूब ना रहें, बल्कि अच्छे खासे प्रो काइंड ऑफ स्टूडेंट जो है वो बन के आप एग्जीक्यूटिव में आए। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन, ठीक है साहब। नाउ ध्यान से, इक्विटी कैपिटल और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ओनर्स फंड। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इट कैन बी डेट कैपिटल। डेट कैपिटल जिसको कि एक और नाम दिया जा सकता है क्या, दैट इज बोरोड फंड। ठीक है सर, जो पैसा कंपनी में उधार के तौर पे लिया गया है जिसको कि कुछ टाइम के बाद में चुकाना पड़ेगा, उसे कहा जाता है बोरोड फंड, जिसको कि आप डेट कैपिटल का नाम जो है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कि सर अगर मैं इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो इसमें आपका एक ही टाइप का शेयर आता है जिसका नाम जो है वो है आपका इक्विटी शेयर्स। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कि शायद 11th-12th में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी पढ़ा होगा और उसके बारे में आपको ऐसा लगता होगा कि सर चूंकि प्रेफरेंस वाला जो है वो भी शेयर है तो उसको भी किस में काउंट करना चाहिए, ओनर्स के फंड में काउंट करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट ट्रू। रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको यहां पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। बट फिलहाल इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो कंपनी इक्विटी शेयर्स को इश्यू करके इक्विटी कैपिटल जो है उसको रेज कर सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं डेट कैपिटल रेज करने की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए कंपनी के पास में अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो आपका रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करना। सो प्रेफरेंस शेयर्स डेट कैपिटल में आएगा? अरे हाँ, डेट कैपिटल में ही आएगा। क्यों आएगा ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, या फिर इसके अलावा एक और तरीका है कंपनी के पास कि कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के पास में एक और तरीका है कि अगर कंपनी चाहे तो बॉन्ड्स नाम का जो सिक्योरिटी है उसको भी इशू कर सकती है, और या फिर अगर कंपनी चाहे तो वो बैंक्स के पास में जाके या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाके लोन या फिर एडवांसेस नाम की जो चीज है, किससे, फ्रॉम बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले सकती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो मैं आपको यहां पे बताना भूल गया वो ये कि कुछ कंपनीज को ये भी अलाउ किया गया है कि अगर आप चाहें तो अपने मेंबर्स से और कुछ केसेस में इवन फ्रॉम द पब्लिक क्या कर सकते हो, डिपॉजिट्स वगैरह जो है जो बैंकिंग कंपनी को एक्सेप्ट करना अलाउड होता है वो भी लिया जा सकता है अगर आप लेना चाहें तो, बट ओनली टू सम स्पेसिफाइड कंपनीज एंड नॉट टू एवरीबॉडी। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। तो ये ध्यान रखिएगा वैसा, अगर कंपनी के पास में पैसा लेके आना होता है तो दो तरीके हैं, पहला है इक्विटी फंड को इश्यू करना, दूसरा है डेट कैपिटल जो है उसके जरिए पैसे को लेके आना।
अगर मैं इक्विटी फंड्स की बात करूं तो इक्विटी शेयर्स को इशू करके क्या कर सकते हैं, पैसे को आप रेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अपोजिट में अगर मैं डेट की बात करूं तो सर एक तरीका नहीं है बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है, बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है, डिपॉजिट्स को इशू किया जा सकता है, या फिर किसी भी बैंक से या फिर एफआई मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो टर्म लोन होता है या एडवांसेस वगैरह जो होते हैं उसको लिया जा सकता है, ठीक है। बोले ठीक है साहब, लेकिन अब पॉइंट आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो है उसका मतलब क्या होता है और कितने टाइप के इक्विटी शेयर्स एक्चुअल में रहते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सर इक्विटी शेयर्स जो हैं दे आर द शेयर्स विच प्रोवाइड्स ओनरशिप। क्या प्रोवाइड करते हैं, ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं किसको, टू होल्डर ऑफ सच शेयर्स, ठीक है। जो भी बंदा उन शेयर्स को एक्वायर करता है, जो भी बंदे के पास में वो शेयर्स होते हैं, वो बंदा क्या बन जाता है, वो बंदा उतने शेयर्स के लिए कंपनी का मालिक बन जाता है, उतने शेयर्स के लिए, ठीक है। एंड he can also become member of such company by getting his name registered इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ROM का मतलब क्या है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर्स में रिस्क जो है वो आपका हाई रहता है। मतलब आज कंपनी में शेयर्स की वैल्यू अच्छी चल रही है, आपके लिए बल्ले बल्ले है, लेकिन कल को जाके अगर कंपनी डूब जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा भाई साहब, ओनर्स का होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट के तौर पे क्या मिलता है, सब प्रॉफिट के तौर पे आपको मिलता है डिविडेंड, बट नो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। मतलब डिविडेंड मिलता है लेकिन कितना डिविडेंड मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, डिपेंड करता है। अगर कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, अगर कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो जीरो भी मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। किसी साल शायद 1 रुपया भी आपको डिविडेंड के तौर पे ना मिले। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है दैट शेयर होल्डर कैन वोट in the मीटिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी के अंदर AGM होती है, कंपनी के अंदर जनरल मीटिंग होती है, तो वो सारी जो मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें आपका जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, वोटिंग भी कर सकता है। वो मीटिंग जो हो रही है उसके लिए नोटिस भी रिसीव कर सकता है, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा अगर वो बंदा आपकी कंपनी का शेयर होल्डर है तो। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या, इस बंदे को आगे चल के कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन। सब मतलब आज मैंने शेयर परचेज किया था 10 रुपए का, लेकिन कल को जाके उसकी मार्केट वैल्यू जो है 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए हो गई, तो ऐसे केस में मुझे कितने रुपए मिलेंगे। अगर वही शेयर्स मैं मार्केट में बेचने जाता हूं तो मुझे उतने ही रुपए मिलेंगे जितना उसकी क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है। अब अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कंपनी का नाम सुना होगा MRF टायर्स, ठीक है। उस कंपनी के शेयर्स की जो वैल्यू है ना वो 1 रुपए की वैल्यू है। मतलब ये लगा लो कि आपने कंपनी को 1 रुपए दिया तो बदले में आपको क्या मिला, 1 रुपए की चीज मिली, ठीक है। लेकिन उसका आप मार्केट में जाके वैल्यू पता करना कि मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है। ये आज आपका होमवर्क है, आज आपका टास्क है। गूगल पे सिर्फ इतना आपको टाइप करना है, शेयर प्राइस ऑफ द MRF कंपनी, इतना ही टाइप करना है, आपको वहां पे जवाब मिल जाएगा और आंखें जो है वो आपकी फटी की फटी रह जाएंगी ऐसे एकदम चौड़ी होके।
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। लेकिन फिर उसके बाद में एक सवाल आता है कि अगर आप इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करें तो क्या इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप्स वगैरह होते हैं क्या? टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप्स होते हैं क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर बेसिकली बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है जिसे आप नाम देते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे आप नाम देते हैं इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर ये क्या बीमारी है, सर समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो इसमें कैसा होगा कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपके पास मीटिंग में करने के लिए क्या रहेगा, एक ही वोट रहेगा। याद है आपको, अपन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपके पास में कितने शेयर्स हैं फर्क नहीं पड़ता, वोट कितना रहेगा, 1 मेंबर 1 वोट, 1 शेयर होल्डर 1 वोट, ठीक है। लेकिन कंपनी की बात अगर आप करते हो तो कंपनी में कैसा है, अगर आपके पास में 10 शेयर्स हैं तो आपके पास में कितने वोट होंगे, 10 वोट। अगर आपके पास में 1 शेयर है तो आपके पास में कितने वोट होंगे, 1 वोट, ठीक है। ये कब रहेगा, जब आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कौन से वाले हैं, ऑर्डिनरी वाले। लेकिन कई बार ऐसा होता है भाई साहब, मान लीजिए कि कंपनी में कुल मिला के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। उनमें से आपके जैसा मेरे जैसा भी कोई बंदा है जो कंपनी में शेयर होल्डर है। अभी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज व्हाट, टाटा स्टील। टाटा स्टील नाम की कंपनी है जिसके शेयर्स मेरे पास में भी है। सो कितने शेयर्स लेके बैठे आप उस कंपनी के, मेरे पास कुल मिला के 11 शेयर्स है उस कंपनी के, जो कि मैंने 350 पर शेयर के प्राइस के हिसाब से लिए थे। कितने शेयर हैं, 11 शेयर। कहां से लिए, सेकेंडरी मार्केट से लिए, स्टॉक एक्सचेंज से परचेज किया। 11 शेयर स्टॉक एक्सचेंज से मैंने क्या किया, परचेज किया टाटा स्टील का। अभी एक सेकेंड ना, मेरे को बताओ क्या मैं रतन टाटा का कोई रिलेटिव लगता हूं क्या, नहीं। सो फिर आपने शेयर्स क्यों लिए, ऐसे ही ले लिए। मुझे लगा कि यहां पे अगर आप बात करोगे तो 350 के हिसाब से अगर मैं 11 शेयर्स की बात करूं तो तकरीबन 3,650 रुपए आपके बनते हैं। मेरे पास में 3,500-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा के पड़े हुए थे। मैंने सोचा क्या करूं, चलो किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेज कर लेते हैं। क्या मैं इस कंपनी में ओनरशिप को हासिल करना चाहता हूं, मतलब क्या मैं कंट्रोल चाहता हूं कंपनी के अंदर, नहीं। मैंने सोचा कि आज शेयर का प्राइस 350 चल रहा है, कल को क्या पता यही प्राइस 361 हो जाए, क्या पता यही प्राइस 400 हो जाए। जब 400 हो जाएगा तो बेच दूंगा शेयर्स को। मतलब ये दैट आई एम नॉट दैट मच सीरियस अबाउट द कंपनी। अच्छा, अभी मान लीजिए कि कंपनी में डिसाइड किया जा रहा है कि अपने को ना एक नई कार बनानी है, जैसे अपने नैनो बनाई थी, ठीक है। ऐसी कोई नई कार बनानी है, उसके लिए प्रोजेक्ट डालना है, तो सारे मेंबर्स को बुलाया, आ जाओ, बोले मीटिंग करते। मुझे नोटिस आएगा क्या, हाँ आएगा ना। क्यों, अरे 11 शेयर्स है मेरे पास में, आई एम द शेयर होल्डर फॉर 11 शेयर्स, मुझे नोटिस आएगा, नो डाउट इन दैट। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं मीटिंग करने जाऊंगा क्या, हाँ अगर वहां पे खाने के लिए कुछ अच्छा रहेगा ना जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। टाटा कंपनी की मीटिंग है, अगर खाने को कुछ अच्छा वहां पे मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, आपसे कहा जा रहा है कि अरे कंपनी को ना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, उसके लिए आपके वोट की जरूरत है। क्या आप सीरियसली वोट करने के लिए जाएंगे कि मीटिंग में, आंसर इज नो, ठीक है। आपके सामने एजेंडा रखा भी गया, आपसे कहा गया चलो इस पे बताओ हाँ कि ना। मैं क्या कहूंगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 का लाका धागा, चोर निकल के भागा, चलो हाँ बोल दिया। सोचा क्या उसके पीछे, या मैं सोचूंगा क्या, अरे भाई साहब ये 3,500 रुपए के लिए कौन सोचता है। लेकिन एक मिनट, ऐसे भी लोग होंगे उसी कंपनी में जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए होंगे। रतन टाटा जी की बात कर लीजिए, या फिर और काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस कंपनी में अच्छा खासा पैसा जो है वो लगाया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो इस चीज के बारे में सीरियस होंगे, बोले हाँ। तो अब क्या है कि कंपनी को यह पता है कि मेरे जैसे कुछ लोग रहेंगे जो कि टाइम पास वाले हों।
उनको बेसिकली मतलब किस बात से है, सर मुझे तो डिविडेंड चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सर मुझे ना कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, बस दो ही चीजें चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपनी जो है वो कुछ ऐसे इक्विटी शेयर्स निकालती है जिसमें यह कहा जाता है कि नॉर्मली एक शेयर पे बाकी लोगों को शायद 10% का डिविडेंड मिलेगा, बट तुमको 40% का डिविडेंड देंगे। खुश? बोले हाँ खुश। लेकिन एक सेकेंड क्या सब? बोले अगर आप यहां पे वोट्स की बात करते हो, आपको अगर एक वोट चाहिए होगा तो आपके पास में 10 शेयर्स होने चाहिए, तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक वोट मिलेगा। मतलब मेरा जो वोटिंग राइट है पहले कैसा था, एक शेयर इज इक्वल्स टू एक वोट, उसको क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। और अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि सर अगर आपके पास में 10 शेयर्स हैं तो ही आपको क्या मिलेगा, एक वोट मिलेगा। इसके बदले में मुझे बेनिफिट भी मिल रहा है। क्या बेनिफिट है, जहां बाकी लोगों को, ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को 10% का डिविडेंड मिलेगा, मुझे कितने का मिलेगा, 40%। आई विल गेट अ डिविडेंड ऑफ 40%, राइट। मैं एग्री कर जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स जो हैं इस तरीके से दो टाइप के शेयर्स आपके रहते हैं। पहला कौन सा, ऑर्डिनरी वाला, और दूसरा कौन सा, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, डन, ठीक है साहब। लेकिन फिर उसके बाद में बात आती है किसके बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। सर सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि नाम यहां पे आपको सजेस्ट कर रहा है, क्या कहता है कि जो भी इन शेयर्स का होल्डर होगा, दैट इज अ शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर विल गेट प्रेफरेंस, ठीक है। सर किस चीज में प्रेफरेंस, इन फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये भाई साहब को डिविडेंड जो है वो पहले मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे पहली बात। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर बोले कंपनी को बंद करना पड़ता है, कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, तो इसके पहले कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाए, किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस वाले को दिया जाएगा। बोले जा ऐश कर जिंदगी जी ले, बोले अपनी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पे नहीं है, ऐसा होगा बोले उसके साथ। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो अब ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये माना कि ये क्या है, शेयर्स है। अब चूंकि ये शेयर्स है इसीलिए आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट के तौर पे डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप कंपनी के ओनर नहीं कहला सकते। सर क्यों ओनर नहीं कहला सकते? इसलिए नहीं कहला सकते कि ओनर अगर रहेगा तो रिस्क में पार्टिसिपेट करेगा। सीधी सीधी बात भाई साहब, नुकसान आपका पूरा हो सकता है कि एक फूटी कौड़ी आपको वापस नहीं मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। बट प्रेफरेंस वाला क्या कहता है, नहीं भाई साहब, साल भर तुमने जो भी काम किया है, डिविडेंड जो है इक्विटी वाले को देने से पहले किसको देना, मेरे को देना। तो सिर्फ नाम शेयर कर दिया, नाम जो है प्रेफरेंस शेयर कर दिया, तो क्या आप ओनर बन जाएंगे? नहीं भाई साहब, ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स एट ऑल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इस बात को एकदम अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। आगे चल के एग्जिट में आओगे आप, तब उस टाइम पे इसके बारे में और डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। और ये लगा लीजिए कि 100 में से ना 80 बच्चे मुझे यही कहते हैं, सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो भी तो ओनर रहेंगे ना, उनके पास भी तो शेयर्स ही थे, उनको भी तो डिविडेंड ही मिलता है। यही कारण है जिसकी वजह से CSWT में आज ये क्लास जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। क्योंकि बच्चा जब वहां पे आएगा, जब एडवांस वाले लेवल पे आएगा, और तब उस टाइम पे ऐसी नुबड़े वाली बातें अगर वो करेगा, फिर कैसे CS उसका क्लियर हो पाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे चल के जब एग्जिट में आप आओगे तो इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो बंदा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको कभी भी कंपनी का ओनर नहीं कहना। ओनरशिप किसके पास होगी? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अंडरस्टूड द पॉइंट? प्रेफरेंस वाले के पास में कतई नहीं रहेगी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ओवर
ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर ना उसके पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा जो है वो दिया जाएगा, सिंपल तरीके से अगर यहां पे बात करी जाए तो। ठीक है, लेकिन सर अब यहां पे अगेन अगर मैं किसकी बात करता हूं, सबसे पहली बात अगर मैं यहां फीचर्स की बात करूं, ठीक है, तो फीचर्स भाई साहब सबसे पहला पॉइंट रिस्क, सर रिस्क तो वैसे भी रहता ही है, लेकिन इट विल बी मच, सॉरी माय मिस्टेक, फॉन्ट बड़ा हो गया। ठीक है, वापस से अगर मैं यहां पे बात करूं फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहली बात तो ये कि इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ कंपनी। इनको क्या नहीं कहना, कंपनी का ओनर कतई ही मत कह देना, गलती से भी मत कह देना। ठीक है, इक्विटी वाले बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगे। नॉट ओनर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहली बात। दूसरी बात रिस्क जो है इट इज मच लेसर देन इक्विटी शेयर होल्डर। अगर इक्विटी शेयर होल्डर से आप कंपेयर करेंगे तो रिस्क क्या रहेगा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम रहेगा। ठीक है, बोले ठीक है साहब। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट, अगर आप डिविडेंड की बात करते हैं या फिर अगर आप उनको रिटर्न्स या फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वी कैन से दे एक्सपेक्ट व्हाट, फिक्स्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स फिक्स नहीं मिलता है उनको। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नेवर मेंबर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, वो ओनर नहीं है तो फिर वो क्या नहीं है, मेंबर्स भी नहीं है। फिर उसके बाद में पांचवी बात, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट वोट, क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, यूजुअली। ठीक है, अगर यूजुअली बात की जाए तो वो लोग कंपनी की मीटिंग में वोटिंग वगैरह जो है वो नहीं कर सकते। सर नोटिस मिलेगा क्या, हाँ नोटिस ले लो। सर मीटिंग को अटेंड कर सकते क्या, हाँ वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते, बट क्या नहीं मिलेगा, वोटिंग करने का जो अधिकार है ना वो आपको नहीं मिलेगा, अनलेस कोई ऐसा मैटर डिस्कस कर रहे हो जिससे कि आपके ऊपर डायरेक्टली क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, तब तक आपको यह अधिकार मिलने वाला नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। ओके, नाउ इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये टाइप्स की बात अगर मैं करूं तो ये पेज पे कर पाना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए आई थिंक कि हमें क्या करना चाहिए, नए पेज पे सीधा सीधा शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो बात करते हैं यहां पे क्या है टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की बात यहां पे करेंगे, काफी टाइप्स के हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं यहां लेके चलूं तो नाम आप दे सकते हो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से वाले, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और जस्ट इसके अपोजिट में अगर आप बात करेंगे तो भैया इसी को ही उठा के मैं यहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि टाइम जो है वो अपना ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, और सामने में खाली एक ही वर्ड अपने को ऐड करना है, दैट इज व्हाट, नॉन क्यूमुलेटिव। सर क्या फर्क है दोनों के अंदर, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर, तो ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका साल चल रहा है, ठीक है, जैसे आपका अभी फिलहाल मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 24-25 चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये साल में क्या कहा गया कि अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट आता है
तो क्या होगा, तो बोले सबसे पहले तो प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाएगा, डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। से कितने रेट से, जो भी रेट है वो फिक्स रहता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 20% का रेट है। कितने का रेट है, 20% का रेट है, ठीक है। लेकिन सर एक सेकेंड, ये वाले साल में तो हमको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमको क्या हो गया, लॉस हो गया। हमको लॉस हुआ है तो ऐसे केस में डिविडेंड चाह के भी हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे भाई साहब, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 है, जस्ट फॉर एग्जांपल, उस साल में मान लीजिए कि हमारे पास में क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट आया। इतना प्रॉफिट आया कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 20 की जगह पे अगर 40% देना पड़े तो वो भी दिया जा सकता है। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने कहा सर हमको 24-25 में क्या मिलना चाहिए था, डिविडेंड जो है वो मिलना चाहिए था, वो आपने हमको यहां पे नहीं दिया। और 25-26 के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो हिसाब किताब ये बोलता है कि साल भर के प्रॉफिट में 20% का डिविडेंड जो है वो मिलना चाहिए, बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ था पिछले साल का, तो आप हमें यहां 20% के साथ में क्या दो, 20% जो कि पिछले साल का था उसको एक्यूमुलेट करके हमें इस साल में दे दो। अंडरस्टूड द पॉइंट। अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते टाइम पे ही बता दिया गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसा किया जाएगा, उसे कहा जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा नहीं कहा गया था, ऐसा नहीं कहा गया था तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब एकदम सिंपल, इसमें तो किसी भी टाइप का कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हां, लिख देता हूं मैं आपके लिए यहां पे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स are the preference shares in which if in any financial year there is no payment of dividend due to लैक ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है। बोले क्या था, कंपनी के पास में सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं आया तो डिविडेंड कहां से देंगे, ठीक है। देन सच अरियर्स का मतलब क्या है, पिछले साल का जो बकाया होता है उसे कहा जाता है अरियर्स। सच अरियर्स shall be paid in next year when the company earn sufficient profit, ठीक है। उसे कहा जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं नॉन क्यूमुलेटिव के बारे में, कौन से वाला, नॉन क्यूमुलेटिव, तो क्या कहा गया भाई साहब, कहा जा रहा है दैट इफ कंपनी डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट in any year, ठीक है। किसी भी साल में अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा देन फॉर दैट ईयर नो डिविडेंड विल बी पेड, नो डिविडेंड विल बी पेड एवर, कभी भी आपको ये पैसा जो है वो पे नहीं किया जाएगा। ऐसा सिंपली कहता है कौन, नॉन क्यूमुलेटिव वाला प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आया क्या, क्लियर दिस पॉइंट, डन, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की बात यहां पे करते हैं, ठीक है। अगला जो टाइप है उसका नाम क्या है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट में सेम वही वाला काम करते हैं भाई साहब, उठा के इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
और कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सामने में वर्ड क्या डाल देंगे यहाँ पे, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, इसका एक्सटेंशन जो है वो आप लिख लीजिएगा, बस यहाँ पे आपको मैं ओरली बता देता हूँ कैसा होता है। सब बोले कई बार आपके पास में कंपनी के पास में प्रॉफिट है। अच्छा, इसको बताने के पहले मैं आपको ना एक पूरा फ्लो बताना चाहूँगा जिसमें कि आपको ये समझ में आएगा कि कब कौन सा पैसा कहाँ किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर आपके अभी के सिलेबस में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो भी आपको ये काम आएगा, अगर आप कॉस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ोगे तो भी आपको ये काम आएगा, अगर एफएसएम नाम का जो सब्जेक्ट है वो आप पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में तो भी आपको ये काम बहुत आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। मान लीजिए कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? ए लिमिटेड। और वापस से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 24 और 25, 24-25 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका चल रहा है। अब इसमें कंपनी ने साल भर क्या किया, काम किया। ठीक है, और ये साल जो आपका शुरू हुआ, अगर आप इसकी बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है अप्रैल 2024 से, और ये खत्म कब जाके हो रहा है, ये खत्म होता है मार्च 2025। एग्री करते हो इस चीज को? बोले हाँ सर। और साल भर कंपनी ने ना बहुत अच्छे तरीके से जबरदस्त वाली मेहनत जो है वो करी। ठीक है, और मान लीजिए कंपनी का कुछ मैन्युफैक्चर करने का काम था जिसमें कंपनी अल्टीमेटली क्या करने वाली है, सेल्स करने वाली है। जो भी उसने प्रोड्यूस किया होगा उसको मार्केट में क्या करेगी, बेचेगी। अब मान लीजिए कि कंपनी ने जो टोटल मिला के सेल किया होगा वो किया 1 करोड़ रुपए का। अच्छा काम किया। ठीक है, अब इसमें से अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या करना होता है, कॉस्ट को माइनस करना होता है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट को 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला जो कॉस्ट आपका होता है उसे कहा जाता है वेरिएबल वाला कॉस्ट। क्या नाम देंगे इसको आप, वेरिएबल वाला कॉस्ट। ठीक है सर, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट विच वेरी विद द आउटपुट। मतलब अगर आपने 10 यूनिट्स को बनाया होगा तो 10 यूनिट का कॉस्ट लगेगा, 20 यूनिट बनाया होगा तो 20 यूनिट का कॉस्ट लगेगा, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 लाख रुपए का आपको क्या लगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो साल भर में लगा। अब 1 करोड़ में से अगर मैं 10 लाख रुपए हटा दूं तो कितने पैसा आपके पास बच गया, सबले 90 लाख रुपए। इस 90 लाख रुपए को अगर आप कॉमर्स की भाषा में, सॉरी कॉस्टिंग लिख दिया मैंने, अगर कॉमर्स की भाषा में बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम दिया जाएगा, कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड द पॉइंट, ये समझ में आया क्या? बोले ठीक है साहब। लेकिन इसमें से अभी एक कॉस्ट और माइनस करनी है सर, कौन से वाली, उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। सर ऐसी कॉस्ट जो कि आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होती है उसको आप नाम देते हैं कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, विच रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको इस साल में जो फिक्स्ड वाला खर्चा लगा वो कितना लगा, 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो कितना बच गया भाई साहब, आपके पास में 70 लाख रुपए जो है वो अभी भी बच गया। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके पास में 70 लाख रुपए बचा है इसे सिंपली नाम दिया जाता है प्रॉफिट बिफोर, या मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं और उस साइड में मैं फुल में लिख दूंगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT। ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, आगे बहुत काम आएगा, हालांकि कुछ चीजों को अभी भी समझने में काम आएगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, PBIT, और ऑल्सो कॉल्ड एज EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फुल फॉर्म जो है वो मैं यहां लिख देता हूं इस साइड में, क्योंकि जगह अपने पास में बहुत है इधर। PBIT का मतलब क्या बताया मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और या फिर प्रॉफिट की जगह पे दूसरा वर्ड आपका क्या आ सकता है, अर्निंग। ठीक है, अर्निंग के बाद में सेम यही वाला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसा यहां पे ये लाइन जो है वही आपको बता रहा है कि आपको पहले इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है।
सर इंटरेस्ट क्यों? अरे भाई साहब एक मिनट, कंपनी ने साल भर में ये पैसा कमाया तो क्या साल भर का इंटरेस्ट उन लोगों को नहीं देना पड़ेगा जिनसे हमारी कंपनी ने लोन लिया था, या जिनसे हमारी कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, या जिनसे हमारी कंपनी ने डिबेंचर्स बेचे थे और उसके बदले में पैसा जो है वो लिया था? उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा क्या? लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि इसके पहले कि आप टैक्स को माइनस करो, आपको क्या करना है, आपको पहले इंटरेस्ट को माइनस करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ध्यान से, जो भी आपका पीबीआईटी है इसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन, या तो लोन पे होगा, या तो डिबेंचर पे होगा, या तो डिपॉजिट्स पे होगा, और या तो बोले हो सकता है किस पे होगा, बॉन्ड्स पे होगा। बाहर वालों का जो पैसा है ना वो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल वापस से कि कुल मिला के 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट यहां पे है जो कि आपको ये साल भर के अंदर पे करना पड़ रहा है। अगर ये पूरा पे कर देते हैं आपके पास में कितना पैसा बचता है, सब बोले 65 लाख रुपीज आपको बच जाते हैं। ये जो 65 लाख रुपीज है इसको आप नाम दे सकते हैं पीबीटी, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ईबीटी, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स और द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां इस साइड में मैं वापस आपको लिख के दे देता हूं, कॉल्ड एज व्हाट, या तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, ऐसा आप इसको बुला सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, सब बोले बाकी जितने भी लोग थे ना उनका हिसाब किताब क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? सबसे पहली बात, मैंने यहां पे रॉ मटेरियल लेके आया होगा, तो जितना रॉ मटेरियल लेके आया था उसका पैसा मैंने दे दिया, बाकी और जो मेरे वेरिएबल कॉस्ट थे उसका पैसा मैंने दे दिया। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ पे ना लेबर वगैरह यूज हुए होंगे, तो वो लेबर्स को मुझे वेजेस पे करना पड़ा होगा, राइट? या फिर जो फैक्ट्री वगैरह मेरी है उसका रेंट जो है वो मुझे पे करना पड़ा होगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका भी पेमेंट कर डाला, उसका भी पेमेंट जो है वो मैंने क्या किया, कर डाला। फिर उसके बाद में पॉइंट क्या आता है, इंटरेस्ट वाला। अब ये ध्यान से सुनो भाई साहब, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है, बोले हाँ सर। अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेबर को वेजेस देना पड़ता है, लैंड को रेंट देना पड़ता है, कैपिटल जिसका यूज किया होगा उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये सारी चीजों का पेमेंट करने के बाद क्या बचता है भाई साहब, एंटरप्रेन्योर बच जाता है, उसको क्या देना पड़ेगा, सो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड, ये प्रॉफिट देने के पहले हमारे पास में एक कौवा है जिसने मोर के पंख लगाए हुए हैं, एक कौवा है जिसने मोर के पंख लगाए हुए हैं, एक बंदा है जो अपने आप को शेयर होल्डर बोलता है और डिविडेंड मांगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि डिविडेंड उसको जो दिया जाएगा वो फिक्स्ड रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने हमारी कंपनी को कुल मिला के 10 लाख रुपए दिए। पैसा कितना दिया, 10 लाख रुपए, और उसके ऊपर अगर हमको उसको 10% का डिविडेंड देना पड़ता है तो बताइए जरा कितना पैसा देंगे उसको। या फिर एक काम करते हैं, 10 लाख बहुत ही कम पैसा हो गया, से फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए और उस पे अगर 10% हमको पे करना पड़े तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां 10 लाख रुपया जो है वो उनको पे करना पड़ेगा डिविडेंड के तौर पे, हाँ या ना? बोले हाँ सर। लेकिन एक सेकेंड, उसके पहले टैक्स कहां गया, टैक्स भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। ओ माय गॉड, फिसलन हो गई यहां तो थोड़ी सी। ठीक है, ध्यान से भाई साहब, ये क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, ये अर्निंग बिफोर टैक्स आया था, टैक्स भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, पहले इसमें से पहले टैक्स माइनस करेंगे, जो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, क्या हमने जो नेशनल इनकम वाले चैप्टर की बात की थी उसमें हमने कॉर्पोरेट टैक्स की बात की थी। ठीक है, तो टैक्स को माइनस करेंगे। से फॉर एग्जांपल कि आपको यहां 5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है, मोटा मोटी हिसाब किताब। कितना पैसा पीछे बच गया भाई साहब, पैसा आपके पास बचता है 60 लाख का, और ये जो 60 लाख रुपए यहां पे बचा है इसको आप नाम दे सकते हैं अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, और या फिर इसको आप एक नाम और भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या तो अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स और या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नाम इसको दे सकते हैं। बाजू में अगेन मैं आपको लिख के दे देता हूं दोनों चीजें। सबसे पहले का फुल फॉर्म क्या है,
अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स, और या फिर दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स वगैरह पे करने के बाद में जो बच जाता है वो यहां पे आपका आ गया। अब इसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि आपको देना होगा डिविडेंड, किसको देना होगा, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उन्होंने कुल मिला के जो रुपए हमको दिए थे हमारी कंपनी को वो था 10 करोड़, और मान लीजिए हमने कहा हुआ है कि 10% का फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो उनको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो 10% 60 लाख का नहीं, किसका, 10 करोड़ का। ये गलती मत करना, 10 करोड़ का 10% कितना होता है भाई साहब, 10 लाख रुपया। ठीक है, तो ये 10 लाख रुपया यहां से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, ये आपका बचेगा 50 लाख रुपया। ठीक है, और ये जो 50 लाख रुपए है इसको आप नाम देते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या नाम देंगे इसको, लिख देता हूं यहां पे वापस से बाजू में, इसे नाम दिया जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स, या फिर यू कैन से इट इज अर्निंग फॉर हुम, अर्निंग फॉर ओनर्स। ये समझ में आया, अच्छा ठीक है साहब। लेकिन अब ना एक बात और ध्यान से सुनिएगा, क्या सर, अब क्या होगा कि ये जो पैसा हमारे पास में यहां बच गया है, क्या मैं कह सकता हूं ये पूरे का पूरा पैसा जो है वो किसके लिए है, सर ये तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। मतलब इसका क्या करना चाहिए, सर बोले इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे देना चाहिए। एग्री करते हो, बोले हाँ सर। लेकिन एक सेकंड, कंपनी कहती है कि अगर ये पूरा का पूरा पैसा हमने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे दिया और कल को जाके अगर हमें पैसा वापस से लगता है तो क्या ये लोग हमें पैसा वापस देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार अगर आपका शेयर होल्डर, मेरे पास में भाई साहब अगर एक बार पैसा आ गया, मैं नहीं देने वाला वापस किसी को भी, क्या मतलब आएगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो, राइट। तो ऐसे केस में कंपनी क्या कहती है, सर बोले ये वाला जो अमाउंट हमारा है ना, इस अमाउंट में से कुछ पार्ट हम डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और बाकी जो पार्ट रहेगा उसको रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कहा गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर कितना परसेंट, नहीं, इक्विटी वालों का कुछ फिक्स नहीं होता, इक्विटी वालों का कुछ भी फिक्स नहीं होता, कितना भी दे सकते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरा हमने क्या किया, हमने कहा देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग। मान लीजिए कि कंपनी ने डिसाइड किया कि कुल मिला के 20 लाख रुपया जो है वो डिविडेंड के तौर पे किसको दे दिया जाए, इक्विटी वालों को दे दिया जाए, और 30 लाख रुपया यहां पे क्या कर लिया जाए, 30 लाख रुपए को यहां पे रिटेन कर लिया जाए। ऐसा आपकी कंपनी डिसाइड कर सकती है, ऐसा ही डिसाइड करे, नहीं जरूरी नहीं है भाई साहब कि ऐसे ही डिसाइड करेगी, कुछ भी डिसाइड कर सकती है। हो सकता है डिविडेंड 0% दे दे, हो सकता है पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पे दे दे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए, अब ये ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, क्या सर हुआ क्या कि यहां पे हमारे पास में ये वाला प्रॉफिट का जो पार्ट है ना वो बच गया, क्या करने के बाद में, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद। ठीक है, तो अगर हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है वो पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर वो पार्टिसिपेटिंग वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो जो ये पैसा यहां बच गया है, इस पर्टिकुलर पैसे में क्या कर सकते हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो उनको भी दे सकते हैं, अगर क्या रहा तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रहे तो, नॉट अदरवाइज। ये लॉजिक समझ में आया आपको, क्लियर है। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने ये इतना लंबा चौड़ा आपको क्यों बना के बताया, राइट। तो इस तरीके से इनडेप्थ वाली स्टडी जो है ना वो आपकी सीएस में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा भाई साहब कि ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको बना के दिया, इसको नाम दिया जाता है इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट। क्या नाम देते हैं इसको, इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट। अरे बाप रे, दिखा नहीं, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, बाकी अपन आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चीज को आप अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ आपकी होनी नहीं चाहिए। वेरी मच इंपॉर्टेंट।